भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। कैल्शियम कार्बाइड एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है CaC2। इसका उपयोग आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए होता है। यह मुख्य रूप से एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। इन सब्सटेंसेस को आम बोलचाल की भाषा में मसाला नाम से भी जाना जाता है। इनकी मौजूदगी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे चक्कर आना, मुंह सूखना, जलन, कमजोरी, उल्टी इत्यादि। भारत में फल पकाने के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग को अनुमति दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने आम और अन्य फलों को पकाने के लिए एथेफॉन 39% SL को भी मंजूरी दी है। जंगलों से लुप्त प्राय इबेरियन लिंक्स की संख्या 2020 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है। इसके संदर्भ में स्पेन सरकार ने जानकारी दी। 2023 में की गई गणना के अनुसार इबेरियन लिंक्स की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। यदि इबेरियन लिंक्स की बात करें तो यह दुनिया की सबसे लुप्त प्राय बिल्ली की प्रजातियों में से एक है। यह 4 लिंक्स प्रजातियों में सबसे छोटी है। इबेरियन लिंक्स अपने नुकीले कानों, लंबी टांगों और तेंदुए जैसे धब्बेदार फर के लिए जानी जाती है। एक समय यह प्रजाति पूरे इबेरियन प्रायद्वीप में फैली हुई थी, लेकिन अब यह स्पेन और पुर्तगाल में सीमित रूप में पाई जाती है। इबेरियन लिंक्स को IUCN द्वारा लुप्त प्राय माना गया है और साइट्स ने परिशिष्ट 2 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया है। 17 मई को फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती के मौके पर 9 दिवसीय इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन किया गया। लालन शाह अपने समय के एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित थे। 1774 में उनका जन्म आधुनिक बांग्लादेश के जेनाइदाह जिले के होरिशपुर में हुआ था। उन्हें बांग्लादेश और भारत की बाउल परंपरा का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग जैसे लोगों को प्रेरित और प्रभावित किया। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की योजना बना रहा है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें मध्य और उत्तरी एशिया तथा पूर्वी यूरोप में स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 29 मई 2014 को अस्ताना में यूरेशियन आर्थिक संघ संधि द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देशों में रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। यूरोपीय संघ के विपरीत EAEU की कोई साझा मुद्रा नहीं है तथा EAEU की शक्तियां भी काफी सीमित हैं। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने जापान के कोबे में चल रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने न सिर्फ इसे जीता बल्कि महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में 55.06 सेकंड में रेस पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में कई और नाम शामिल हैं, जैसे निशात कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता, प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 श्रेणी में 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एथलीट योगेश कुथुनिया ने पुरुषों की F56 श्रेणी में डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय खिलाड़ी निकहत जरीन और मीनाक्षी ने एलोर्डा कप 2024 में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते और भारतीय टीम ने एलोर्डा कप को 12 मेडल के साथ समाप्त किया। इन मेडल्स में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं और इन मेडल्स की सूची में 4 मेडल भारतीय पुरुषों ने जीते जबकि 8 भारतीय महिलाओं ने। अब यदि हम एलोर्डा कप की बात करें तो यह एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। इस वर्ष इसका तीसरा संस्करण कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया गया। बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीता। इस जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के चेन बोयांग और लियू यी की जोड़ी को हराया। यह इस भारतीय जोड़ी का 2024 का दूसरा खिताब है। इससे पहले इस जोड़ी ने मार्च 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता था।
21 मई को पूरे देश में एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी का प्रतीक है। 21 मई 1991 को चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर गांव में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। इस दिन को लोगों को समाज और राष्ट्र पर आतंकवाद और हिंसा के नकारात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। ब्रिटेन के सबसे बड़े हेल्थ स्कैंडल की जांच रिपोर्ट हाल ही में पेश की गई। लगभग 6 साल पहले इस मामले की जांच शुरू की गई थी। इसे ब्लड स्कैंडल के नाम से जानते हैं, जिस पर वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीड़ितों और उनके परिवारों से माफी भी मांगी है। दरअसल 1970 और 1980 के दशक में इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से हजारों लोग HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए थे और इन संक्रमणों के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी और 30,000 से अधिक लोग HIV और हेपेटाइटिस C जैसे बीमारियों से संक्रमित हो गए थे। इसका मुख्य कारण था ब्लड प्लाज्मा से प्राप्त फैक्टर 8, जिससे हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता था। इसी के चलते ब्लड की डिमांड बढ़ गई और ब्लड को आयात किया जाने लगा, जो इस संक्रमण का कारण बना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का पहला सेट अफ्रीकी देशों को भेजा है। अक्टूबर 2023 में WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए इस वैक्सीन की सिफारिश की थी और यह WHO द्वारा रिकमेंडेड दूसरा मलेरिया वैक्सीन है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवावैक्स द्वारा विकसित किया गया था। यह वैक्सीन भारत के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाले परजीवी पर प्रभावी है। यह वैक्सीन अफ्रीका में मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। भारतीय मौसम विभाग ने 22 मई को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने और इसके आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। इसी तरह का पूर्वानुमान प्राइवेट वेदर ब्यूरो स्काईमेट ने भी लगाया है। यदि ये चक्रवात में बदलता है तो 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात बन जाएगा। अगर ये चक्रवात भारतीय तट की ओर बढ़ा तो यह मानसून को बढ़ावा देगा और अगर ये म्यांमार की ओर बढ़ा तो यह मानसून में रुकावट पैदा करेगा और मानसून की शुरुआत पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। पिछले कुछ समय से भारत में पिग बुचरिंग स्कैम के मामलों में तेजी देखी गई। इसे किलिंग पिग प्लेट या फिर शाह जू पैन के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द पिग यानी सुअर को काटने से संबंधित है। जिस तरह सुअरों को मांस के लिए काटे जाने से पहले उसे खिला पिलाकर तैयार किया जाता है, इस स्कैम में स्कैमर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इसकी शुरुआत 2019 के आसपास चाइना से हुई थी। यह एक तरह का साइबर स्कैम है। इस तरह के स्कैम में स्कैमर आपका जानकार या दोस्त बनकर आपसे कांटेक्ट करता है और आपका भरोसा जीतने का प्रयास करता है। वर्तमान में इसका प्रयोग स्टॉक या क्रिप्टो में निवेश कराकर किया जा रहा है। इसमें स्कैमर फिशिंग वेबसाइट या ब्रोकरेज फर्म्स की नकल करके लोगों से निवेश करवाता है और जब तक लोग कुछ समझ पाते हैं तब तक उनका पैसा जा चुका होता है। स्मोकी पान को नाइट्रोजन पान भी कहा जाता है। इसका सेवन जानलेवा हो सकता है। बेंगलुरु में 12 साल की एक बच्ची ने स्मोक वाला पान खा लिया। इसके बाद लड़की के पेट में दर्द शुरू हुआ। मामला बिगड़ते देख उसे अस्पताल ले गए, जहां पता लगा कि लिक्विड नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से उसके पेट में छेद हो गया है। अब यदि हम बात करें लिक्विड नाइट्रोजन की, तो यह नाइट्रोजन गैस का तरल रूप होता है, जो एक रंगहीन, गंधहीन और इनएक्टिव तरल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर में ही गैस फॉर्म में आ जाता है। इसमें किसी तरह के टॉक्सिन्स नहीं होते, लेकिन यह कई मामलों में बेहद खतरनाक हो सकता है। जैसे यह ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है, टिश्यू और इंटरनल डैमेज भी कर सकता है। इंडियन ओपन सर्फिंग के 5वें संस्करण की शुरुआत की घोषणा की गई। यह सर्फिंग प्रतियोगिता 31 मई से 2 जून 2024 तक कर्नाटक के मंगलुरु में समुद्र तट पर मंत्रा सर्फ क्लब द्वारा आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा भारत में सर्फिंग और स्टैंड अप पैडलिंग की गवर्निंग बॉडी सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों पुरुष ओपन, महिला ओपन और बॉयज अंडर 16 तथा गर्ल्स अंडर 16 में आयोजित होगी। भारतीय टीम ने एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस टीम ने यह कारनामा एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में मिक्स्ड रिले रेस 4x400 मीटर में करके दिखाया है। इस टीम में मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्रीदांडी, अमोद जैकब और सुभा वेंकटेशन शामिल थे। हर साल 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान रखी गई है तथा इस दिन को मनाए जाने के पीछे मकसद जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, कवक और कई तरह के सूक्ष्म जीव शामिल हैं और यह मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत जरूरी है।
यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो इसे मनाए जाने की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। पहले इसे 29 दिसंबर को मनाया जाता था। बाद में दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में चुना। द लैंसेट के मई संस्करण में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा पर एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 के नवीनतम निष्कर्षों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक पुरुषों के जीवन प्रत्याशा में लगभग 5 साल और महिलाओं के लिए 4 साल से अधिक का सुधार होने का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह सुधार उन देशों में सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है जहां जीवन प्रत्याशा कम है। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 2050 तक पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा औसतन 75 वर्ष से अधिक और महिलाओं के लिए लगभग 80 वर्ष हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 को जारी किया। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 39वें स्थान पर पहुंच गई है, जो 2021 में 54वीं थी। भारत हाईली प्राइस कॉम्पिटिटिव के मामले में दुनिया में 18वें स्थान पर है। कॉम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट में 26वें और ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स की ओवरऑल रैंकिंग में अमेरिका का स्थान सबसे ऊपर है। इसके बाद स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। चुनावी माहौल के चलते पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच 21 मई को भारतीय शेयर बाजार ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन के आंकड़ों को छूने में सफल रहा। अप्रैल की शुरुआत में बीएसई का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया था और केवल 1.5 महीने की अवधि में इसमें अतिरिक्त 1 ट्रिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। इसी के साथ भारत $5 ट्रिलियन मार्क को टच करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के शेयर मार्केट में ही यह रिकॉर्ड बना है। भारतीय बाजार में यह तेज वृद्धि मजबूत जीडीपी पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति के स्तर, राजनीतिक स्थिरता और मौद्रिक नीतियों का परिणाम है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारत में क्षमता निर्माण, वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन का डिजिटलीकरण और संचार योजना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारत में कोल्ड चेन प्रबंधन टीकाकरण अभियान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए कोल्ड चेन प्रबंधन प्रक्रिया की निगरानी यूएनडीपी द्वारा विकसित एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क द्वारा की जाएगी और यह स्टोरेज टेम्परेचर की जानकारी वास्तविक समय में प्रदान करेगा। भारत का यह कदम पशु स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा और मानव पशु पर्यावरण से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्टेट ऑफ विक्टोरिया में इमरजेंसी एनिमल डिजीज रिस्पांस प्लान लागू किया। दरअसल यहां एक एग फार्म में अत्यधिक रोगजनक बर्ड फ्लू पाया गया तथा परीक्षण के बाद पता चला कि यह H7 प्रकार का बर्ड फ्लू है। यह H5N1 से अलग है, जो वर्तमान में विश्व स्तर पर चिंता का कारण है। दरअसल बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है जो ज्यादातर पक्षियों में पाया जाता है। यह मनुष्यों और अन्य जानवरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बर्ड फ्लू वायरस के कई अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें H5N1 वायरस को सबसे आम और घातक माना जाता है। इसके अन्य प्रकारों में H7, H8 जैसे कई अन्य वायरस भी संक्रमण का कारण बनते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में विश्व के 1000 सबसे बड़े शहरों की तुलना की गई है और यह तुलना 5 प्रमुख पैरामीटर्स पर की गई, जिसमें इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इस इंडेक्स में बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई सहित कई अन्य भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है, लेकिन कोई भी भारतीय शहर टॉप 300 में जगह नहीं बना सका। इन भारतीय शहरों में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की, जो 350वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क का नाम है। इसके बाद लंदन, सेंट जॉर्ज, टोक्यो और पेरिस का स्थान है। जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कायरोस ने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। उनकी यह कृति पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक उलझे हुए प्रेम संबंध की कहानी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के रूप में हुई थी और शुरुआत में यह एक द्विवार्षिक पुरस्कार था। यह पुरस्कार उन उपन्यासों को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और जिन्हें यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो।
हायर एजुकेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की नामांकन प्रक्रिया के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने नामांकन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यह पुरस्कार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के टीचर और फैकल्टी मेंबर्स तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के टीचरों को प्रदान किया जाएगा। और यह पुरस्कार भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदान किया जाएगा। ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को UNCCD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट में रेंजलैंड्स यानी चारागाहों की चिंताजनक स्थिति पेश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 50% तक रेंजलैंड्स डिग्रेडेड हो चुके हैं, जो पिछले अनुमानों में 20 से 35% के बीच था। यदि हम रेंजलैंड्स की बात करें तो यह क्षेत्र पृथ्वी के लैंड कवर्ड की श्रेणी में आता है, जिसमें अधिकांशतः प्राकृतिक घास के मैदान शामिल हैं और यह स्थलीय सतह के 54% से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। भारत की बात करें तो भारत में रेंजलैंड्स लगभग 121 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है, जो भारत की कुल लैंड सरफेस का लगभग 40% है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। एनटीपीसी ने ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है और यह भारत की एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसने पिछले 8 सालों में ATD बेस्ट अवार्ड्स में 7 पुरस्कार जीते हैं। ATD अवार्ड्स की बात करें तो यह एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका द्वारा स्थापित है। यह लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी। एनटीपीसी की बात करें तो यह भारत में बिजली क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वर्तमान में एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 76,015 मेगावाट है। 2010 में इसे महारत्न का दर्जा मिला था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में हिस्सा लिया। इस अभ्यास का आयोजन डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा किया जा रहा है तथा यह 5 दिवसीय अभ्यास 24 मई तक आयोजित होगा। यह पहल प्रमुख सैन्य एवं राष्ट्रीय रक्षा संगठनों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर डिफेंस क्षमता को और अधिक विकसित करना है, साथ ही सभी हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। जर्मन कंपनी लीलियम ने अपने लीलियम जेट के लिए बैटरी पैक का उत्पादन शुरू कर दिया है और उसे उम्मीद है कि 2026 तक यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी से अप्रूवल मिल जाएगा। लीलियम जेट एक तरह का EVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। eVTOL एक ऐसी तकनीक है जिस पर तेजी से शोध और विकास हो रहा है। यह दैनिक आवागमन और कार्गो डिलीवरी के लिए सड़क यातायात को कम करने में मदद करेगा और सैन्य उद्देश्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। यह हेलीकॉप्टर जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके लिए किसी बड़े हेलीपैड या किसी बड़े ईंधन और रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। भारत में IIT मद्रास इनक्यूबेट ई-प्लेन कंपनी इस साल बेंगलुरु में अपनी फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च कर सकती है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक eVTOL फ्लाइंग टैक्सियों के बारे में स्पष्ट नीतियां स्थापित नहीं की हैं। 3 जून को एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। इस दिन 6 ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक लाइन में दिखाई देंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि लाइन सीधी हो। खगोलविद इस घटना को प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं तथा इसे परेड ऑफ द प्लैनेट्स या ग्रहों की परेड के नाम से भी जानते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध में आसानी से देखा जा सकता है और सबसे पहले यह घटना न्यूयॉर्क शहर और उसके आसपास के इलाकों में देखा जा सकेगा। प्लैनेटरी अलाइनमेंट की बात करें तो जब हमारे सौर मंडल के 8 में से 2 या 2 से ज्यादा ग्रह एक सीधी रेखा में आ जाते हैं या सूर्य के एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सचिन सर्जेराव ने पुरुष शॉटपुट में गोल्ड जीता। उन्होंने 16.30 मीटर थ्रो करके F46 श्रेणी में एशियाई रिकॉर्ड भी स्थापित किया। एक अन्य भारतीय खिलाड़ी धर्मवीर ने मेंस क्लब थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित कुल 12 मेडल जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वर्तमान में भारत मेडल सूची में चीन और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर है।
डीडी किसान अपनी 9वीं वर्षगांठ के दिन यानी 26 मई को 2 एआई एंकर एआई कृष और एआई भूमि को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा करने के बाद एआई एंकर आधारित यह देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन जाएगा। हूबहू इंसान की तरह दिखने वाले ये न्यूज एंकर असल में एक कंप्यूटर हैं जो इंसानों की तरह ही काम कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये देश विदेश की 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये बिना रुके और फिर बिना थके 24 घंटे और 365 दिन न्यूज पढ़ सकते हैं। डीडी किसान भारत सरकार द्वारा किसानों को समर्पित देश का एकमात्र टीवी चैनल है। इसकी स्थापना 26 मई 2015 को की गई थी। इसका मकसद मौसम तथा वैश्विक बाजारों आदि में होने वाले बदलावों से किसानों को अवगत कराना था, ताकि किसान समय रहते जरूरी योजना बना सकें। आज यह चैनल कृषि की त्रिआयामी अवधारणा, जिसमें संतुलित खेती, पशुपालन और वृक्षारोपण शामिल हैं, मजबूती प्रदान कर रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक रासायनिक फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट होने से करीब 10 लोगों की मौत हो गई। इस फैक्ट्री में खाद्य रंग बनाए जाते थे, जिसमें पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता था। पेरोक्साइड बेहद अस्थिर यौगिक हैं। ऑक्सीजन के साथ किसी तत्व की सीधी प्रतिक्रिया से इसका निर्माण हो सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे आम पेरोक्साइड है। यह लगभग रंगहीन होता है। इसे सबसे पहले 1818 में लुई जेकस थेनार्ड ने बेरियम पेरोक्साइड पर नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त किया था। हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान बनता है। इसे पेरोक्सिसोम्स कहते हैं। हालांकि यह हमारी कोशिकाओं, खासकर डीएनए के लिए घातक है, पर यह शरीर के अंदर बैक्टीरिया और रोगजनकों को मारने और फैटी एसिड और पॉलीमाइन के संश्लेषण के लिए उपयोगी है। पौधे रोगाणुओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मुख्य इस्तेमाल रसायनों, दवाओं, ब्लीचिंग पल्प, पेपर, ब्लीचिंग, टेक्सटाइल और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में होता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के अंदर अमेरिकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देने वाले एक आदेश पर दस्तखत किए हैं। इस जब्ती से ऐसे रूसी नुकसान का मुआवजा वसूला जाएगा जो अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते हुआ है। इस आदेश के तहत रूसी सरकार का एक विशेष आयोग रूस में चल और अचल अमेरिकी संपत्तियों, प्रतिभूतियों, रूसी कारोबारों में शेयरों और संपत्ति अधिकारों की पहचान करेगा। अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले महीने एक विधेयक पारित किया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका में मौजूद $5 बिलियन की रूसी संपत्तियों के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया था। उधर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से वॉशिंगटन और पश्चिमी देशों ने $300 अरब से ज्यादा मूल्य की रूसी संपत्तियों को जब्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पोलिंग बूथ से जुड़े फॉर्म 17C डेटा को जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C में देश भर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इनमें मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम के साथ कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान करने वाले और न करने वाले मतदाताओं की संख्या, दर्ज किए गए वोटों की संख्या, खारिज किए गए वोटों की संख्या, वोटों के खारिज होने के कारण स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, इस्तेमाल किए गए ईवीएम्स की संख्या और डाक मतपत्रों से जुड़े डेटा शामिल होते हैं। ये डेटा मतदान अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाता है और उस बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। फॉर्म 17C का दूसरा भाग भी होता है। इसमें हर उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोट की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस बूथ से गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान हैं या फिर नहीं। यह व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने असम विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित की गई महिला के खिलाफ नो कोअर्सिव एक्शन यानी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। असम में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू होने के बाद न्यायाधिकरण द्वारा महिला को विदेशी घोषित किया गया था। नो कोअर्सिव एक्शन अदालती टर्म है। जब कोई भी उच्च अदालत इस एक्शन का आदेश देता है तो इसका मतलब होता है कि उस पर कोई बलपूर्वक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती और न ही उससे पूछताछ की जा सकती है। असम ने 31 अगस्त 2019 को अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी किया था। इसका मकसद राज्य में रहने वाले गैर दस्तावेजी अप्रवासियों से भारतीय नागरिकों को अलग करना था। निवासियों को साबित करना था कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 की आधी रात से पहले असम में प्रवेश कर चुके थे, ताकि उन्हें रजिस्टर में शामिल किया जा सके। 19 लाख से ज्यादा व्यक्ति या 5.77% आवेदक अंतिम सूची से बाहर रह गए थे।